नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी खबरों को एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से इस चैनल पर लाया जाता है, ताकि आप परीक्षा हल में डेली करंट से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में डेली करंट अफेयर की भूमिका 30 से 40% तक की होती है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रतिदिन जो है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को देखें, समसामयिक घटनाओं को देखते रहें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, माही नदी का उद्गम भारत में मध्य प्रदेश में होता है और यह राजस्थान तथा गुजरात से होकर बहती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह भारत की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोगों को पता होगा कि यह माही नदी जो है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और उसके बाद राजस्थान से होते हुए गुजरात की ओर बहते हुए यह अरब सागर में गिरती है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह जो है भारत को 2 बार पार तो करती है भारत रेखा को, लेकिन ये मकर रेखा नहीं होगा, ये कर्क रेखा होगा। जब हम ग्लोब का अवलोकन करते हैं तो ये जो होता है विषुवत रेखा होता है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उसके ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ पर जो है ये कर्क रेखा होता है, ठीक है। और उसके नीचे 23 डिग्री एंड हाफ पर साउथ में ये मकर रेखा होता है। और भारत कुछ इस प्रकार से अवस्थित है, ठीक है। तो भारत की सीमा स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, और जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी यहाँ तक। तो कर्क रेखा आप लोगों को पता होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो माही नदी जो है, यह मकर रेखा को नहीं, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह जो है मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान होते हुए और फिर गुजरात में जाकर के बंगाल की अरब सागर में गिरती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि जो हमारा भारत है इस तरीके से, तो ये वाला एरिया जो है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। तो ये नदी जो है इस तरीके से गुजरात में आकर के गिरती है। तो यह जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए 1 और 2 केवल, ऑप्शन बी 2 और 3 केवल, ऑप्शन सी 1 केवल और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। और अभी ये चर्चा में क्यों है, तो उसका मुख्य कारण है कि गुजरात के वडोदरा और आणंद जिले में गंभीरा मूजपुर पुल अचानक गिर गया और इसीलिए चर्चा में है। और यह माही नदी पर ही ये पुल बना हुआ था। 1985-86 में बना यह कंक्रीट पुल, माफ़ कीजिएगा, 85-86 में बना यह कंक्रीट पुल लगभग 830 मीटर लंबा था और महिसागर यानी माही नदी पर स्थित था। इस भयानक हादसे में 17 से 18 लोगों की मौत हो गई और कुछ अभी भी लापता हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2021-22 से ही ब्रिज में खराबी के सेंसर अलर्ट दे रहे थे और ऐसे में यह जो है 21-22 से ही सेंसर अलर्ट भेज रहा था,
लेकिन उसको रिपेयर नहीं किया गया, उसकी मरम्मत नहीं की गई। अब जब यह हादसा हो गया तो 4 इंजीनियरों की क्या है, सस्पेंशन कर दिया गया। उससे क्या होना है, ये 17 से 18 लोगों की ज़िंदगी तो वापस नहीं आ पाएगी ना। तो समय रहते हमें आपदा को टैकल करना है, आपदा आए उससे पहले जो है हमें उसका प्रिकॉशन लेना है। तो महिसागर यानी माही नदी के बारे में बात करें तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मालवा पठार से होता है। यह नदी राजस्थान से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। इस तरह से माही नदी 3 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से निकलती है यानी बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 580 किलोमीटर है और इसका जल निकासी बेसिन 34,842 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत की कुछ अनोखी नदियों में से एक है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसलिए इसे कभी कभी वी आकार या लूपिंग नदी भी कहा जाता है। तो वी आकार या लूपिंग नदी के बारे में पूछ ले तो वो माही नदी के बारे में ही पूछ रहा है। इस नदी के बेसिन की प्रमुख सीमाओं में अरावली, विंध्य और मालवा पठार शामिल है। इस नदी का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। इसकी गाद खंभात की खाड़ी के समुद्र तट और बंदरगाहों को आकार देती है, लेकिन नदी तल का स्तर नीचे होने के कारण सिंचाई में दिक्कत होती है, इसलिए सिंचाई ज़्यादातर इस नदी से नहीं हो पाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से बात करें तो एरू, नोरी, सोम, जाखम, अनास और पनाम, ये सब प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी पर कुछ प्रमुख जल प्रबंधन परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान में है, ठीक है। कडाड़ा बांध जो है गुजरात में अवस्थित है। तो ये देखिए, बांध से संबंधित अगर आ जाए तो ये भी आप याद रखिएगा। यह नदी गुजरात के लिए जल सिंचाई और जल विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है जो केवल अफगानिस्तान से सीमावर्ती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF बलूच अलगाववादी संगठनों में से एक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में स्थित है और CPEC का एक मुख्य हिस्सा है। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुख्य हिस्सा है। पूछ कह रहा है उपयुक्त में से इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। तो यह जो है बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत नहीं है बल्कि सबसे बड़ा प्रांत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और केवल अफगानिस्तान से सीमावर्ती है ऐसा नहीं है, ईरान से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बलूच लिबरेशन फ्रंट जो है बलूच अलगाववादी संगठनों में से एक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में स्थित है और CPEC का एक मुख्य हिस्सा है, ये भी सही है। तो सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन ए केवल 2 और 3 पूछ रहा है, तो यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF द्वारा ऑपरेशन बाम शुरू किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। तो ऑपरेशन बाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा राष्ट्रवाद में शामिल हो गया है। इस ऑपरेशन के तहत 24 घंटे में 50 से ज़्यादा बड़े हमले किए गए। अब तक का सबसे समन्वित और सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 3 स्तर पर बड़े पैमाने पर किया था। BLF और अन्य बलूच विद्रोही समर्थकों ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ पीपुल्स वार कहा है और इसे कब्जा करने वाली ताकतों का संघर्ष करार दिया है। इस हमले में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर समस्या को उजागर किया गया है। ऑपरेशन बाम क्या है, तो बाम इसका मतलब
होता है, बलोची भाषा में लाइटनिंग यानी बिजली होता है। बलूच लिबरेशन फ्रंट जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत एक ही दिन में लगभग 50 समन्वित हमले हुए। 4 आर्मी बेस, रेलवे ट्रैक, इंटरनेट और मोबाइल टावर आदि का विकास किया गया। इसके तहत इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो रेलवे की वेबसाइट पर इंटरनेट और मोबाइल बिजनेस में तोड़फोड़ की गई है। हमले तुर्बत, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद, सीबी, कीच, अवारन और कलात जैसे क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? तो राज्य स्थापना को चुनौती देना, यानी अलग से अपना राज्य चाहते हैं, और बलूचिस्तान में सैन्य उपस्थिति को कमज़ोर करना बताया गया। ऑपरेशन बाम बलूच आंदोलन के एक नए दौर में शामिल है, जिसमें अब ये संगठन केवल छोटे छोटे गुरिल्ला हमले तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि यह एक संयुक्त युद्ध रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रांत है। ईरान और अफ़गानिस्तान से जुड़ा है और इसके दक्षिण में अरब सागर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भरपूर है। यहाँ पर गैस, कोयला, सोना, तांबा यहाँ पाया जाता है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, ठीक है, बैराइट और जिप्सम जैसे अन्य खनिजों के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ की स्थानीय आबादी दशकों से गरीबी, विकास की कमी और मानवाधिकार उल्लंघनों से जूझ रही है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी सुविधाएं या राजनीतिक अधिकार नहीं देती है, और इसीलिए टकराव की स्थिति पैदा होती है। बलोच विद्रोह के बारे में बात करें तो बलोच विद्रोह की शुरुआत 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने के विरोध में हुई थी। इसके बाद 1958, 1963, 1973 और अब 2000 के बाद फिर एक व्यापक आंदोलन चला है। बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे कई संगठन अंतर्विरोधी संघर्ष में शामिल हैं। CPEC का अर्थ है चीन प्रवीण द्वीप समूह और ग्वादर बंदरगाह परियोजना को भी औपनिवेशिक परियोजना द्वारा स्थानीय बल दिया गया है, यानी यहाँ पर जो है स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारत और वैश्विक संदर्भ की बात करें तो भारत ने हमेशा बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। CPEC के जरिए चीन की बढ़ती भागीदारी और बलूचिस्तान में भारी सैन्य तैनाती को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बनी हुई है। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत 19वीं सदी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य त्यौहार घोषित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह त्यौहार केवल धार्मिक महत्व रखता है और इसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो उस समय 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी, सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकें और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी कर सकें, उनको जोड़ा जा सके। ठीक है, तो 1893 में हुई थी, यानी 19वीं सदी में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो यह जो है स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य त्यौहार घोषित किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और इसीलिए अभी चर्चा का विषय है। राज्य त्यौहार केवल धार्मिक महत्व रखता है और इसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक महत्व रखता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी
2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हैं। स्टेटमेंट थर्ड गलत है। चलिए चर्चा में क्यों है, तो हमने बताया है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य त्यौहार यानी स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार का तर्क यह है कि यह फैसला महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता को मान्यता देने के उत्सव से लिया गया है। सरकार अब इस उत्सव के लिए राज्य निधि यानी स्टेट फंड्स की भी उपलब्ध कराएगी और विभिन्न सरकारी विभाग आयोजन में सहयोग करेंगे। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, खासकर बीएमसी चुनावों और राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र। सार्वजनिक गणेश उत्सव के बारे में बात करें तो सार्वजनिक गणेशोत्सव यानी सार्वजनिक गणपति उत्सव एक ऐसा पर्व है जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1993 में लोकमान्य तिलक के नाम से जाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने की थी और राजनीति में सबको जोड़ा था, इसलिए राजनीतिक महत्व है। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके। पहले गणपति पूजन केवल घरों में सीमित था, लेकिन तिलक ने इसे सार्वजनिक पंडालों और जुलूसों के माध्यम से सामूहिक चेतना में बदल दिया। आज यह उत्सव महाराष्ट्र के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से मुंबई, पुणे, नासिक और कोंकण क्षेत्र में। और ये महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हर राज्य में अब मनाया जाता है और ये पूरे भारत की भी पहचान बन चुकी है। ठीक है, दुर्गा पूजा से पहले गणेश पूजा होता है, ठीक, और ये हर राज्य में लगभग मनाए जाते हैं। यह केवल धर्म का नहीं बल्कि स्थानीय कला, संगीत, नाट्य, नृत्य और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन चुका है। तो आप जिस जगह से हैं वहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। राज्य त्यौहार के बारे में बात करें, जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है गणेश उत्सव को, तो स्टेट फेस्टिवल यानी राज्य त्यौहार ऐसा त्यौहार होता है जिसे राज्य सरकार औपचारिक रूप से मान्यता देती है। इसके कुछ मुख्य लाभ भी हैं, जैसे सरकारी सहयोग, उत्सवों में पुलिस, स्वच्छता और बिजली, स्वास्थ्य सेवा आदि विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। वित्तीय सहायता भी दी जाती है, आयोजन समितियों को राज्य निधि से आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण होता है, पारंपरिक लोक कला, शिल्प, भोजन, संगीत और नृत्य को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन और स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है, जैसे जो भी मेले और त्यौहार होते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं तो पर्यटन बढ़ता है और स्थानीय रोजगार भी मिलता है। क्योंकि रोज लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ खाएंगे, कुछ न कुछ खरीदेंगे, तो यह पर्यटन को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। देश के कई राज्यों में इस तरह की मान्यता पहले से है, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल आदि मनाए जाते हैं और जिससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नेशनल बायोबैंक परियोजना का उद्देश्य भारत की जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए रोगों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, CSIR IGIB भारत का एकमात्र संस्थान है जिसने अब तक किसी भी प्रकार का मानव जीनोम सीक्वेंसिंग कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो IGIB का मतलब क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और CSIR का मतलब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ये प्रश्न है। तो उपयुक्त में से कौन से या से कथन सही है, तो सही विकल्प का चयन करना है। ए ऑप्शन कह रहा केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें।
तो दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने CSIR IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। इस आयोजन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र में एक नई दिशा वाला कदम है। यह नेशनल बायो बैंक न सिर्फ एक नवाचार है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल डेटाबेस में भारत को आत्मनिर्भरता भी बनाएगा। इसमें लगभग 10,000 भारतीयों के जीनोमिक्स, नैदानिक, जीवन शैली और पर्यावरण संबंधी डेटा का संग्रह शामिल है, जो यूनाइटेड किंगडम यानी UK बायो बैंक का समर्थक है, लेकिन भारत की आनुवंशिक और सांस्कृतिक विविधता पर ध्यान केंद्रित कर तैयार किया गया है। और यह जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह सबसे पहले मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी रोग, जैव विविधता से जुड़े विकार और दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियों की पहचान और उपचार में मदद करेगा। तो यह जो है ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेशनल बायो बैंक के बारे में बात करें तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट का कोर फाउंडेशन का एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन है, जहां 10,000 लोगों का समय समय पर अपना जीनोमिक, क्लिनिकल और जीवन शैली डेटा प्रदान किया जाएगा। यह डेटा संग्रह प्रक्रिया कई वर्षों तक होती है, जिससे जीन, पर्यावरण, इंटरैक्शन और रोग के पैटर्न का विश्लेषण हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म अल आधारित डायग्नोस्टिक, जीन निर्देशित थेरेपी और नए उपचार दृष्टिकोण के विकास के लिए आधार तैयार करेगा। एक खास बात यह है कि यह मॉडल UK बायो बैंक जैसा है, लेकिन इसमें भारत की क्षेत्रीय, जाति और आर्थिक विविधता शामिल है। लंबे समय में यह भारत विशिष्ट स्वास्थ्य डेटा उभरेगा, जिससे समय पर स्वास्थ्य नीतियां तैयार की जाएंगी और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान समुदाय में भारत की जगह मजबूत होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। CSIR के बारे में बात करें तो CSIR IGIB भारत का एक प्रमुख आनुवंशिकी और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान है, जिसने पिछले 2 दशकों में कई सफलताएं हासिल की हैं। उनके इन प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है, भारत में जब मानव जीनोम सीक्वेंस उपकरण मौजूद नहीं थे, तब जो है CSIR IGIB पहला संस्थान था जिसने मानव जीनोम को डिकोड किया था, जीनोम को डिकोड किया था या जीनों को डिकोड किया था। ठीक है, दोनों एक ही है। यानी मानव जीनोम अनुक्रमण का अग्रदूत बना, बिना उन्नत उपकरणों के भी। 300 से ज़्यादा दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान के लिए यह जो है काम करता है। कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण में सक्रिय योगदान दिया। CRISPR आधारित उपचारों में अत्याधुनिक कार्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR और लीवर फाइब्रोसिस आदि। स्तन कैंसर जीनोमिक अनुसंधान के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर हमने पिछले सेशन में चर्चा की हुई है ऑलरेडी। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके बारे में भी चर्चा कर रखी है। अंतरिक्ष जीव विज्ञान और अल आधारित पायलट फिटनेस आकलन में उन्नति की भारतीय वायुसेना के सहयोग से ये सब किया जा रहा है। ठीक है, संक्षेप में CSIR IGIB केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह गया है, यह डेटा संचालित जन केंद्रित अनुसंधान को आकार दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए रोड मैप शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना 1971 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पहल पर की गई थी।
तो सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न ही एक और न ही दो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नीति आयोग ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए रोड मैप शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है, यह रिपोर्ट राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है। साथ ही इन परिषदों को नवाचार के रणनीतिक प्रवर्तकों के रूप में विकसित करने के लिए मार्गों की पहचान करती है। यह रोडमैप विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप होगा। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना की बात करें तो 1971 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पहल पर की गई थी। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के कामकाज में समस्याएं और चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है और उपयोग में समस्याएं हैं, जैसे फंडिंग के असमान वितरण एवं बजट में देरी के कारण कार्य व शोध की निरंतरता प्रभावित होती है। कुशल कर्मचारियों की कमी है, जैसे वैज्ञानिक पद रिक्त पड़े हुए हैं और खराब कार्य संस्कृति के कारण शोध की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों घट जाती है। तीसरा है संस्थानों और उद्योगों के बीच कमजोर सहयोग, यानी वैश्विक स्तर पर कार्यरत संस्थाओं से कम संपर्क और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमी है। ये तीसरा जो है चुनौती है। ठीक है, चौथा है विनियामक और प्रशासनिक बाधा, इससे कार्य में देरी होती है और जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। नीति आयोग की सिफारिश क्या है? तो वित्तीय सहायता और संसाधन की बात करें तो राज्य सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कम से कम 0.5% बजट देना चाहिए। तो ये नीति आयोग ने सिफारिश की है। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले कोर अनुदान को परियोजना आधारित और प्रदर्शन आधारित अनुदान में बदला जाना चाहिए। तो ये भी नीति आयोग की सिफारिश की गई है। मानव संसाधन के बारे में क्या सिफारिश की है नीति आयोग ने? तो परिषदों में वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक कर्मचारियों का अनुपात 70:30 रखा जाना चाहिए, यानी वैज्ञानिक जो है 70 हो तो वहीं गैर वैज्ञानिक 30 हो। कौशल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की मदद ली जानी चाहिए। साथ ही फैकल्टी व शोधकर्ताओं की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। उद्योगों से सहयोग और संपर्क तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। राज्य के संसाधनों को संस्थागत साझेदारी के साथ जोड़ते हुए उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रमों को दोबारा इस प्रकार तैयार किया जाए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार प्रभावी ढंग से काम कर सकें। तो ये कुछ सिफारिशें की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को मान्यता में कुल 12 घटक शामिल हैं, यानी जो ये मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसमें 12 घटक शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है इन भूदृश्यों का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। तो इनमें से कौन सा से कथन सही है या है? तो इस संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित दुर्ग निर्माण और सैन्य प्रणालियों की एक असाधारण क्षमता को दर्शाता है। और ये 44वां जो है ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। पहला कौन सा था जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था यूनेस्को की? तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मुख्य विवरण की बात करें तो यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान घोषित किया गया था।
तो अब देखिए प्रश्न अगर घुमा दे कि विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि पेरिस में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति की इस वर्ष कौन सी बैठक थी, तो 47वें सत्र थी। ठीक है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। यूनेस्को टैग के लिए इसका नामांकन 2024-25 की अवधि में किया गया था। मराठा सैन्य परिदृश्य के घटक क्या हैं, ये सैन्य होगा। सैन्य परिदृश्य के घटक क्या हैं, तो यूनेस्को मान्यता में कुल 12 घटक शामिल हैं। तो साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला किला, विजयदुर्ग, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला, ये सब 12 घटक शामिल हैं। भौगोलिक वितरण एवं महत्व की बात करें तो ये किले विविध भौगोलिक और भौतिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इन भूदृश्यों का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वे स्थल चिन्ह या क्षेत्र हैं जिन्हें उनके उत्कृष्ट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। तो इसमें सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और प्राकृतिक रूप से महत्व वाले जगह को मान्यता दिया जाता है और जो यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित है। चयन प्रक्रिया कठोर है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सबसे उत्कृष्ट स्थलों को ही शामिल किया जाए। इन स्थलों में प्राचीन खंडहर, स्मारक, इमारतें, शहर, जंगल, पहाड़ या निर्जन क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जो मानवता की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इसे संरक्षित किया जाता है। प्रसिद्ध उदाहरणों में जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, मिस्र के पिरामिड और तंजानिया में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है जो संरक्षित किए गए हैं। अपने समृद्ध इतिहास के कारण भारत में कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें ताजमहल, अजंता गुफाएं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। और ये ताजमहल, एलोरा, अजंता, ठीक है, और आगरा का लाल किला, ठीक है, ये सब जो है 1983 में पहली बार विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किए गए थे। तो हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था, ये हमने बता भी दिया। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को रोज़ कर रहे होंगे, प्रतिदिन अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।